नमस्ते बच्चों। देखो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में बात करने वाले हैं, कल का जो टॉपिक था उससे जस्ट आगे, स्टेट फंक्शन एंड फाथ फंक्शन, फत फलन और अवस्था फलन। तो अपन ने कल देखे एक हेडिंग लगवाई थी मैंने वेरिएबल्स, मैंने वहां पर अपन ने अवस्था फलन फत फलन की बात करने वाले हैं, अपन ने वेरिएबल्स की बात कर ली, चंद अवस्था की बात कर ली थी। अब यहाँ पर अपन बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम उसको डिफाइन करने के लिए अपन ने कुछ वेरिएबल्स लिखे थे, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, कंपोजिशन हो गया। उन वेरिएबल्स की बात करते थे कि तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए इन वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब उन वेरिएबल्स में से अपन ये छाट रहे हैं कि कौन से वेरिएबल्स तो स्टेट फंक्शन होंगे और कौन से वेरिएबल्स फाथ फंक्शंस होंगे। तो यहाँ आज की हेडिंग है स्टेट एंड फाथ फंक्शंस, अवस्था तथा फत फलन। हेडिंग डाल दो आप, अवस्था फलन तथा फत फलन, स्टेट फंक्शन एंड फाथ फंक्शन। अब समझो इनके बारे में क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? स्टेट का मतलब होता है अवस्था फलन, अवस्था फलन का मतलब होता है कि वे अवस्था चर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रारंभ में कितने थे और अंतिम अवस्था में कितने, उस पर निर्भर करें, उनको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जबकि इसके विपरीत अपन बोल सकते हैं कि वे अवस्था चर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हो, केवल किस पर निर्भर करते हो? तंत्र के पाथ पर निर्भर करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के अंदर ओनली क्या आएगा? क्यू और डब्ल्यू। क्यू का मतलब उष्मा और डब्ल्यू का मतलब कार्य, ये दोनों पाथ फंक्शन है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स अपन पढ़ेंगे वो क्या होंगे? अपने अवस्था फलन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन की बात करता हूं, जैसे तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। जैसे आप लोग कहीं से भी घर से जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, उस शॉप के जाने कितने रास्ते हैं? हो सकता है एक रास्ता 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है, एक किलोमीटर लंबा हो सकता है, कोई 10 किलोमीटर लंबा हो, घूम घाम के आए। तो अपन को उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि घर पे कितने थे और वहां पर पहुंच गए। तो वह प्रारंभिक अवस्था थी आपका घर, और जो शॉप थी वो आपकी अंतिम अवस्था, उस पर पहुंच गए आप। ये उस पर डिपेंड करता है ओनली। ये वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एंट्रोपी की बात करते हैं कि पहले एंट्रोपी कितनी थी, बाद में एंट्रोपी कितनी होगी, उसको अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनको तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसको कैपिटल लेटर से अपन डिनोटेड करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल दो स्टेट एंड फाथ फंक्शन, अवस्था तथा फत फलन। ठीक है, डाल दी हेडिंग, लिखो इसमें वे अवस्था चर जो केवल अवस्था फलन, इसमें लिखो वे अवस्था चर जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उस पथ पर नहीं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया है, उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। जैसे एंट्रोपी मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी को ऐसे दिखाएंगे, मुक्त ऊर्जा जी, जिसे दिखाएंगे एंथैल्पी आदि। एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और लिख लेना इसमें, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा आदि नीचे लिख दो। अवस्था फलनों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन इनको, बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये बात होगी स्टेट फंक्शन की। इसके नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इसके विपरीत वे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से
तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, फत फलन कहलाते हैं। फत फलन कहलाते हैं। फत फलन कहलाते हैं। जैसे उष्मा और कार्य, जैसे उष्मा और कार्य, ये दो ही अपन फात फंक्शन पढ़ते हैं, बाकी सब स्टेट फंक्शन पढ़ते हैं। फत फलनों को सामान्यतः, फत फलनों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो, उष्मागतिकी गुण यथातथ तथा अयथातथ अवकल, हेडिंग डाल लो, उष्मागतिकी गुण यथातथ तथा अयथातथ अवकल, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखो ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में बायो वालों बच्चों को बताया भी था कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जब अपन वो क्लास पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री की, वहां पर थोड़ी बहुत बताई थी मैंने। ठीक है, मान लिया मैं बोल रहा हूँ कि माना जेड एक उष्मागतिकी का मात्रात्मक गुण है, और मात्रात्मक गुण अपन ने देखी थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती थी, इंटरनल एनर्जी थी तुम्हारी, गिब्स फ्री एनर्जी थी, एंट्रोपी थी, एंथैल्पी थी, कुछ भी हो सकता है। माना जेड एक उष्मागतिकी का एक मात्रात्मक गुण है, मात्रात्मक गुण है, और ये कौन कौन हो सकता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है, गिब्स फ्री एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो जेड है और इसकी मात्रात्मक गुण है, ये कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं ना, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, कुछ वेरिएबल्स है। तो मैंने बोला कि माना जेड एक मात्रात्मक गुण है और ये कुछ वेरिएबल्स है, मान लो एक्स वाई जेड, ये इसके वेरिएबल्स है, इनका एक मानी फलन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक मानी फलन है। इसका मतलब क्या है कि जो जेड है ना, इस जेड का मान, मैंने क्या बोला, एक मानी फलन है, फंक्शन किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। तो मैंने लिखा जेड किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड, किसी और का भी फंक्शन हो सकता है, पर मैंने यहां लिखा जेड किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये क्या अवस्था फलन है, और जो अवस्था फलन होते हैं वो क्या करते हैं, तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। किस पर, तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, अवस्था को डिफाइन करते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं अवस्था फलन। अब अपन बोले कि इनके मानों में अगर परिवर्तन करें, इन चरों के मानों में परिवर्तन हो, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को अपन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जब दो अवस्थाओं में परिवर्तन आता था तो अपन उसको लिखते थे, जैसे मान लो उसकी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का जो परिवर्तन था वही होगा जेड बी माइनस जेड ए। परिवर्तन को तो ऐसे तो निकालते हैं ना कि पहले कितना था, बाद में कितना था, जो भी घटा बढ़ा उसको लिखते हैं अपन। तो मैं इसको क्या लिख दूं, डेल्टा जेड। अब क्या लिख सकता हूं मैं कि क्या क्या है, एक्स बी वाई बी, इसको अपन स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल जेड बी माइनस एक्स ए वाई ए और जेड ए, ऐसे लिख दे इसको। ऊर्जा परिवर्तन या इसका जो परिवर्तन हुआ उसको मैंने लिख दिया जेड बी जेड ए, एक्स बी वाई बी जेड बी माइनस एक्स ए वाई ए जेड ए। अब यहां पर जेड बी और जेड ए क्या है, ये तो क्या हो गया, एक तो प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी और एक अंतिम अवस्था हो जाएगी। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो अंतिम अवस्था और एक प्रारंभिक अवस्था है। मान लीजिए ये इसकी अंतिम अवस्था और ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। अब अपन बोलेंगे कि इस प्रारंभिक अवस्था में जेड के मान हो गए। अब मैं बोल रहा हूं कि जेड के जो मान है ना, जेड के मान के अंदर अपन ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर दिया, और अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जो डी जेड है ये वाला थोड़ा सा परिवर्तन होगा। थोड़े से परिवर्तन के लिए अपन डी लिखते हैं, बड़े परिवर्तन के लिए ये लिखते हैं। ठीक है, इस परिवर्तन को अपन गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था, आप लोगों को याद करना बायो वाले बच्चे। इसमें होने वाले परिवर्तन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी जेड, ठीक है, डी जेड इक्वल टू डेबर जेड डेबर एक्स। तीन फंक्शन थे एक्स वाई और जेड, मैंने बोला था एक मानी फलन है, तो डेबर जेड डेबर एक्स।
अब यहां पर x का मान परिवर्तन होगा, y और z कांस्टेंट है, तो मैंने लिख दिया y और z कांस्टेंट है, और इसमें होने वाले परिवर्तन को अपन ने लिख दिया ऐसे dx। इसी प्रकार से अपन सबका लिख देंगे, तो यहां पर dz को अपन लिखेंगे डेबर z अपॉन डेबर y एट कांस्टेंट, y के अलावा x और z कांस्टेंट है, x और z कांस्टेंट है, और होने वाला जो परिवर्तन है dy, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। इसी तरह से मैं लिखूं डेबर z एट कांस्टेंट x और y, और इसको अपन क्या लिख देंगे, होने वाले परिवर्तन को इस तरह से। तो गणितीय रूप में जो परिवर्तन हुआ मैंने इसको लिख दिया dz इक्वल टू डेबर z डेबर x एट कांस्टेंट y और z हो गया। यहां पर ये दोनों कांस्टेंट है, यहां पर ये दोनों कांस्टेंट है, यहां पर ये दोनों, इस तरह से अपन गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम सुना ना, इसको पार्शियल डिफरेंशियल ही बोलते हैं अपन, आंशिक अवकलन। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये आंशिक अवकलन संकेत, ये आंशिक अवकलन संकेत dz डेबर z अपॉन डेबर x y और z, ये क्या दिखाता है, इसका मतलब क्या है, इस एक टर्म का मतलब क्या है। तो इस टर्म का मतलब मैं बोलूं कि इस dz का जो मान है ना, अपन बोलते हैं कि x का मान अगर चेंज करूंगा तो z का मान भी चेंज होगा, y का मान चेंज करूंगा तो z का मान चेंज होगा, z का मान चेंज करूंगा तो z का मान चेंज होगा। तो मैं बोल रहा हूं इस dz डेबर z डेबर x y z का मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहां पे ये है कि यहां पर एक वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स थे x y z, उसमें से एक वेरिएबल x के मान में परिवर्तन होता है, तो मैंने इसको लिखा डेबर z अपॉन डेबर x, और y और z क्या है, कांस्टेंट है, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अपन ने बोल दिया कि यहां पर x के अलावा जितने भी पद है वो सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन दूसरे इसके लिए बोल सकते हैं कि यहां पर y के मान में परिवर्तन हो रहा है, x और z कांस्टेंट है। यहां पर भी बोल सकता हूं मैं डेबर z, ओनली z के मान में परिवर्तन हो रहा है, x और y कांस्टेंट है। तो इस तरह से अपन इसको दिखा देंगे। और ये जहां पर ये जो समीकरण है ना, इसको मैं मान लूं समीकरण नंबर, इसको 1 दे दें और इसको दे दें समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण है ना, ये क्या है, इसका यथातथ अवकल समीकरण है। क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये। और यहां पर ये जो dz है ये यथातथ अवकल है z का, z का क्या है, यथातथ अवकल है, और ये क्या है, अवकल समीकरण है। हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आया हो, पर अपन इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला कि जो z है ना, कोई एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकी गुण था, और उसके फंक्शन है x y और z, तीन जो ये है किस किस का फंक्शन है, x y और z वेरिएबल्स का फंक्शन है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो भी प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, एग्जैक्ट जो ये लिखी है मैंने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखी है, मात्रात्मक गुण लिखे हैं, ये सब के सब क्या है, तो अपन बोलते हैं ये गुण जो होते हैं वो अवस्था फलन होते हैं। और अवस्था फलन क्या करते हैं, अवस्थाओं को बताते हैं। तो दो अवस्थाएं होगी, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। तो मैंने जेड की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था बताई, जेड बी माइनस जेड ए। तो यहां पर ये जो वेरिएबल्स है इनमें भी चेंज आएगा, तो उन चेंज को मैंने लिख दिया एक्स बी वाई बी जेड बी माइनस एक्स ए वाई ए जेड ए, इसको लिख दिया इस तरह से। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो ये अपना जेड था, इसके अंदर जो होने वाला जो परिवर्तन है उसको मैं गणितीय रूप में कैसे लिख सकता हूं, तो मैंने गणितीय रूप में लिख दिया। गणितीय रूप में क्या लिखा, डी जेड इक्वल टू डेबर जेड। अब ये डेबर कब आता है, डेबर जब आता है कि जब दो वेरिएबल से ज्यादा हो। तो यहां पर दो वेरिएबल से ज्यादा होगा ना, एक तो जेड होगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, दो वेरिएबल से ज्यादा हो गए और कांस्टेंट में आ गए, तो अपन यहां डेबर कर देते हैं। तो मैंने लिखा है डी जेड इक्वल टू डेबर जेड डेबर एक्स एट कांस्टेंट वाई और जेड, और इसमें होने वाला परिवर्तन को मैंने लिखा दिया डीएक्स। इसी तरह से डेबर जेड डेबर वाई, एक्स जेड में को कांस्टेंट रख दिया, डी वाई रख दिया डेबर जेड अपॉन डेबर जेड, एक्स वाई कांस्टेंट है, यहां पर डी जेड को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है अपना यथातथ अवकल समीकरण। अब आप लोग हेडिंग डाल दो ऊष्मागतिकी गुण यथातथ और अयथातथ अवकल, और लिखो इसमें, लिखो आप, माना कि जेड समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बता देना कि समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बायो वालों को प्रॉब्लम आ सकती है, मैथ वालों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मैथ वाले बिल्कुल कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि उनको समझ में आ रहा है सब। माना कि जेड एक तंत्र का, माना कि जेड एक तंत्र का मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, मात्रात्मक गुण ब्रैकेट में लिख देना, मात्रात्मक गुण ब्रैकेट में लिख देना, ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, ब्रैकेट बंद, आदि अवस्था फलन है, आदि अवस्था फलन है,
आदि अवस्था फलन है, यह गुण कई चरों का, वेरिएबल्स का यह गुण कई चरों, यह गुण कौन सा मात्रात्मक गुण की बात कर रहा हूं मैं, यह गुण कई चरों का, कई चरों एक्स वाई जेड, कई चरों एक्स वाई जेड डॉट 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 का एक मानी फलन है, का एक मानी फलन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक मानी फलन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अतः इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, अतः इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसको लिख लो, अतः इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जेड किस किस का फंक्शन है, लिख डालो, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। जेड किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। आगे लिखो, चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, अतः चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, अतः चरों में परिवर्तन के कारण, वेरिएबल्स में चेंजेज आएगा, x का मान चेंज होगा, y का मान चेंज होगा, z का मान चेंज होगा, तो z का मान भी चेंज होगा। चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था निर्धारित करते हैं, अतः चरों में परिवर्तन के कारण, चरों में परिवर्तन के कारण z के मान में, z के मान में, z के मान में हुए परिवर्तन को, z के मान में हुए परिवर्तन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। डेल्टा जेड इक्वल टू जेड बी माइनस जेड बी इक्वल टू फंक्शन ये वाला जा, इस जो फंक्शन था एक्स बी वाई बी जेड बी, इसको लिख डालो, निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसको लिख लो पूरे को, डेल्टा जेड जेड बी माइनस जेड ए, यहां पर ये बी के मान लिखे अपन ने एक्स बी वाई बी जेड बी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए वाई ए जेड ए, लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद लिखो, यहां जेड बी तथा जेड ए कर्मशः, यहां जेड बी तथा जेड ए कर्मशः अंतिम अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था में जेड के मान है, यहां जेड बी तथा जेड ए क्रमशः अंतिम अवस्था तथा प्रारंभिक अवस्था में जेड के मान है, जेड के मान है। अब मैं बोल रहा हूं कि जेड के मान में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डी जेड को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो अपन ने लिखा डी जेड को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें लिखो आगे, जेड के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, जेड के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डी जेड को गणितीय रूप में, डी जेड को गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख लो, ये वाला लिख लो, गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। लिख लिया, आगे लिखो, यहां आंशिक अवकलन संकेत, यहां आंशिक अवकलन संकेत डेबर जेड डेबर एक्स एट कांस्टेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, डेबर जेड डेबर एक्स एट कांस्टेंट वाई और जेड, ये था। यहां आंशिक अवकलन संकेत डेबर जेड डेबर एक्स एट कांस्टेंट वाई जेड, यह दर्शाता है कि इस पद में, यहां पर क्या हुआ, इसमें क्या बोलेंगे अपन, x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, x में परिवर्तन हो रहा है, y और z कांस्टेंट, और अगर आगे वेरिएबल्स होते तो वो भी सब कांस्टेंट होते हैं, ओनली सिंगल वैल्यू फंक्शन की बात कर रहे थे ना, ओनली एक ही लिखेंगे अपन। इस पद में x के अतिरिक्त सारे चर स्थिर रहते हुए
इस पद में x के अतिरिक्त सारे चर स्थिर रहते हुए यह दर्शाता है कि इस पद में x के अतिरिक्त सारे चर स्थिर रहते हुए, जितने भी वेरिएबल्स है सब कांस्टेंट है, स्थिर रहते हुए x के साथ z में परिवर्तन की दर कितनी है? x के साथ z में परिवर्तन की दर कितनी है? ठीक है, इसी प्रकार से अपन आगे वाले संकेत, उनका मतलब भी यही होता है। जैसे इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, सबका मतलब यही होता है। इसी प्रकार अन्य अर्थ संकेतों का भी होता है। इसी प्रकार का अर्थ अन्य संकेतों का भी होता है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार का अर्थ अन्य संकेतों का भी होता है। अब देखो, इसमें मैं बोल रहा हूं समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 2 है, तो यहां लिखो समीकरण 2 जेड का, समीकरण 2 जेड का एक यथातथ एग्जैक्ट, याद रखना कि जो एग्जैक्ट होता है ना वो अवस्था फलन होता है, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स को अपन चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जेड का एक यथातथ अवकल समीकरण है, जेड का एक यथातथ अवकल समीकरण है एग्जैक्ट का मतलब दो अवस्थाओं में डिफरेंस होता है, यहां पर एग्जैक्ट का मतलब ये होता है अवस्था फलन, तथा डी जेड एक यथातथ अवकल है, तथा इसका मतलब क्या हुआ, डी जेड एक क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट अवकल है। अवकल है। यथातथ अवकल को ये बोला जाता है कि जिनमें डिफरेंस होता है ना, जैसे अपन ने लिखा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था होता है, तो वहां पर दो अवस्थाओं के बीच में समाकलन किया जा सकता है, उसका दो अवस्थाओं के बीच में समाकलन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कोई भी लिखते हैं अपन डेल्टा जेड लिखा मैंने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड ए और जेड बी, तो दो अवस्थाओं के बीच में अवकल किया जा सकता है, इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसका समाकलन किया जा सकता है। तो लिखो यथातथ अवकल को उपयुक्त सीमाओं के बीच समाकलित किया जा सकता है, उपयुक्त सीमाओं के बीच समाकलित किया जा सकता है। यथातथ अवकल को उपयुक्त सीमाओं के बीच, ये हो गया अपना समाकलन, दो सीमाओं का बीच में मतलब दो जैसे अपन ने बोला प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, तो एक लिमिट और दो लिमिट लेके अपन इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। एग्जैक्ट अवकल को उपयुक्त सीमाओं के बीच समाकलित किया जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टी समझ लो आप लोग, ये अवकल को उपयुक्त सीमाओं के बीच समाकलित किया जा सकता है यदि जेड, ठीक है। अब ये हो गई, अब मैंने बोला कि अब तक तो मैंने बोला कि जेड के तीन फंक्शन बता दिए मैंने, जिनके समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। अब मैं बोलूं कि जो जेड है ना मात्र दो वेरिएबल्स है उनका फंक्शन है, मैंने बोला जेड मान लो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स और वाई का। अब मैं इसको जेड को मान लो, मैं बोलता हूं एंट्रोपी मान लेता हूं या एंथैल्पी मान लेता हूं, इसको मैं जेड की जगह लिख देता हूं ई। ये क्या अपनी इंटरनल एनर्जी है और ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। मैंने बोला जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, वैसे मैंने बोला कि जो इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फंक्शन है। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो जेड है ना एक अवस्था फलन है, इसी तरह से ई भी एक अवस्था फलन है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में, डी जेड। अब यहां पर इसको लिखेंगे डेबर जेड डेबर एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स, डेबर जेड डेबर वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। इसी तरह से मैं बोलूं ये इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो इसको क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल टू डेबर ई अपॉन डेबर टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी। इसको क्या लिखेंगे, डेबर ई अपॉन डेबर पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, दो अवस्थाओं के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखो यदि जेड केवल
आगे लिखो उसमें, यदि z केवल x एवं y चरों का एक मानी फलन हो तो, पहले इसको लिख लेना फिर इसको लिख लेना। यदि z केवल x एवं y चरों का एक मानी फलन हो तो z इक्वल टू एक्स वाई, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिखना, इसको नीचे लिखना इधर, इस वाले को आप लोग, ठीक है। इसको लिख लो। इसी प्रकार से E को लिख लेना, E आंतरिक ऊर्जा है और एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है। माना आंतरिक ऊर्जा E ताप व दाब का फलन है। माना आंतरिक ऊर्जा E ताप व दाब का फलन है। तो इसको कैसे लिखोगे, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से Z किस किस का फंक्शन था, x और y का। लिखो यहां पर आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, माना आंतरिक ऊर्जा E ताप व दाब का फलन है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी E इक्वल टू प्रेशर ऑफ फंक्शन किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। E इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर इसको अपन लिखेंगे यहां पे DE एक अवस्था फलन है, DE एक अवस्था फलन है, DE एक अवस्था फलन है। अतः इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अतः इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, अतः इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, DE इक्वल टू डेबर E डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस डेबर E डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। अतः इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिख लेते हैं। अतः इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अब आप लोग लिख के देखना, मैं बोलूं कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा मान लो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे ये लिख के बताना मुझे। मैंने बोला कि जो तुम्हारी एंथैल्पी है, मैंने बोल दिया प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन है मान लो, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये सब लिख के देखना आप लोग। इसके लिए मान लिख के देखना, अलग से लिख लेना आप कॉपी में, इसमें मत लिखना कॉपी में, और इनके मान लिख के देखना क्या आते हैं, मुझे बताना फिर आप लोग जैसे बता सकते हो। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब नीचे लिख दो यथातथ, इसकी एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है। यथातथ अवकल का एक लाक्षणिक गुण यह भी होता है कि यथातथ अवकल का एक लाक्षणिक गुण यह भी होता है कि उसका चक्रीय समाकलन 0 होता है। उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, अगर साइक्लिक इंटीग्रल करोगे इसका तो 0 आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी लिख देना, जबकि वहां पर नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे अपन यथातथ अवकल में। यथातथ अवकल का एक लाक्षणिक गुण यह भी होता है कि उसका चक्रीय समाकलन 0 होता है, उसका चक्रीय समाकलन 0 होता है। लिख दो, उसका चक्रीय समाकलन 0 होता है। इसको लिख दो ऐसे, कैसे लिखोगे, चक्रीय समाकलन dz इक्वल टू 0, ये लिख देना। ये बात हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल की। अब बात करेंगे अपन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, पैराग्राफ चेंज करके लिख दो। उसमें क्या आएगा, ओनली जो फाथ फंक्शन है ना उसकी बात करेंगे, और फाथ फंक्शन में क्या आया था, Q और W आया था। Q और W अपना क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सॉरी, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिख दो। दूसरी ओर Q तथा W अवस्था फलन नहीं है, अवस्था फलन नहीं है। तो ये क्या है, फाथ फलन है, फाथ फंक्शन है। दूसरी ओर Q तथा W अवस्था फलन नहीं है।
अवस्था फलन नहीं है। क्योंकि यह तंत्र के पद पर निर्भर करते हैं। अतः उष्मा तथा कार्य के अवकल क्रमशः उष्मा तथा कार्य के अवकल क्रमशः डेबर क्यू तथा डेबर डब्लू अयथातथ अवकल कहलाते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा हो ना कि ये एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट क्यों बोलते हैं? देखो एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट का मतलब यही है कि एग्जैक्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, दो अवस्थाओं में परिवर्तन को लिख सकते हैं। जैसे जेड बी माइनस जेड ए लिख दिया था, जबकि यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था तो लिख नहीं सकते। तो ये क्या है कि यहाँ पर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल किसको बोलते हैं? जो पाथ फंक्शन होते हैं वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल में आते हैं, क्योंकि वहां पर अवस्था परिवर्तन को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये जब ये पाथ फलन है तो इनके अयथातथ अवकल क्या हो जाएंगे? डेल क्यू तथा डेल डब्ल्यू इसके अयथातथ अवकल कहलाते हैं। ठीक है, बट अपन पढ़ने वाले इंटरनल एनर्जी, वहां इंटरनल एनर्जी इनका जो दोनों का जो अंतर है ना, वो क्या है? यथातथ अवकल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बट ये नहीं है। अब लिखो, अयथातथ अवकलों को समाकलित नहीं कर सकते। अयथातथ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, अयथातथ अवकलों को समाकलित नहीं कर सकते। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का अपन समाकलन नहीं कर सकते। अयथातथ अवकलों को समाकलित नहीं कर सकते, समाकलित नहीं कर सकते। क्योंकि अयथातथ अवकलन जो अवस्था फलन नहीं होते उनके मान शून्य होते हैं, उनके मान शून्य होते हैं। उनके मान शून्य होते हैं। तथा इनका चक्रीय समाकलन 0 नहीं होता। तथा इनके अयथातथ अवकलन जो अवस्था फलन नहीं होते के मान शून्य नहीं होते हैं। इनका मतलब क्या होगा कि जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं इनके समाकलन के मान शून्य नहीं होते। नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे अपन इसमें, वहां पर तो अपन लिख दिया नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, जबकि यहाँ पर इनके जो समाकलन के मान होते हैं वो 0 नहीं होते। समाकलन नहीं कर सकते तो इसको अपन लिख सकते हैं dw नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और यह आपने लिख सकते हैं इसको ही Q1 Q2 डेल Q Q2 माइनस Q1, ये दोनों बराबर नहीं होते। ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये अपने बात हो गई एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की। जो बातें आपको समझ में नहीं आई हो आप कमेंट्स करके बताना, मुझे दोबारा बता दूंगा। हो सकता है बायो वालों को प्रॉब्लम्स आई हो शुरू में। ठीक है, ओके, थैंक यू।